मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? सब ठीक, सब अच्छा। चलो, तो इसके पहले वाली जो वीडियो आई है वो है हमारी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जिसमें हम लोगों ने जनरली आपके ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या किया है, डिस्कशन किया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि व्हाट अबाउट द ऑटोट्रॉपिक, व्हाट अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक लाइक फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, व्हाट अबाउट द फोटो ऑटोट्रॉपिक, व्हाट अबाउट द कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक मीन्स लाइट के प्रेजेंस में जो सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ फूड होता है, जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, वो फोटो ऑटोट्रॉपिक है। कीमो ऑटोट्रॉपिक्स में कुछ बैक्टीरिया है लाइक हाइड्रोजिमोनास है, थायोबैसिलस है, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती है, केमिकल एनर्जी से फूड का प्रिपरेशन करते हैं। काफी इंफॉर्मेटिव लेक्चर है वो, अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार जरूर उसे देखना। ठीक है, दूसरा कि ये चैनल आपका है, चैनल आपको ग्रो करना है। ठीक है, मेरा काम है कि अच्छे से कंटेंट लेकर के आपके साथ आना, और ये चीज आपको बताते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि ये चैनल पे लगभग 2 माह के बाद टोटल आपके व्यूअर्स हो चुके हैं 15,000 व्यू हो चुके हैं। अभी तक 15,000 लोगों ने मेरे इस चैनल पे व्यू किया है। ठीक है, ये आपका कंटेंट है और आपके थ्रू हुआ है कि लगभग 15,000 स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल पे व्यू कर चुके हैं। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर अबाउट 432 के करीब है। सब्सक्राइबर बेशक हमारे पास 1000 से थोड़े कम है अभी, लेकिन व्यूअर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इस चैनल पे आते हैं। अबाउट 15,000 व्यूअर इस चैनल पे अभी तक आ चुके हैं, और टोटल अभी तक हमारी वीडियोस अबाउट 10,000 मिनट्स चल चुके हैं। मतलब आपका टोटल जो वीडियोस का मिनट्स है वो आपका काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। 1000 तो छोड़ो, दूर भागो, 10,000 आवर मिनट्स के ऊपर भी चला जा चुका है। तो इसके लिए आप सभी को थैंक्स, और आपके सपोर्ट के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। चलिए, अब हम लोग आज बात करने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक का, फोटो ऑटोट्रॉपिक का नेक्स्ट पार्ट। फोटो ऑटोट्रॉपिक का नेक्स्ट पार्ट एक मेन पॉइंट ऑफ द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड photosynthesis, which is used in board examination also for the entrance test for the NEET, and for those institute which are taking the test for the pre-foundation for NEET, they also take the question from फोटोसिंथेसिस। मैं आज बात करने वाला हूं उस टॉपिक के बारे में जो टॉपिक आपका बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक नीट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको प्रिपरेशन करने के जाने की जरूरत होगी, या फिर आप सोच रहे होंगे कि कोई अच्छा हमको कंटेंट मिले ताकि हम अपना अच्छा फ्यूचर्स के बारे में सोच सके, क्योंकि जब 11th 12th में जाओगे, 11th में पढ़ना ही है आपको पूरा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो 10th के कंटेंट को याद रखते हुए हम उस लेवल पे पहुंच रहे हैं जहां से आपका बोर्ड एग्जाम भी ना छूटे और जहां से आपको एक अच्छा कंटेंट मिले। तो लेट अस स्टार्ट दैट फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटोसिंथेसिस है क्या? इट इज द मेथड विच इज यूज फॉर द ग्रीन प्लांट फॉर द मेकिंग ऑफ फूड। आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस का यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द अनदर सिनोनिम्स ऑफ द फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक का दूसरा नाम होता है क्या? फोटोसिंथेसिस। मींस फोटोसिंथेसिस वही प्रोसेस है जो फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जनरली फॉलो किया जाता है। ठीक है, मींस फोटोसिंथेसिस वो मेथड है जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लिए फूड का क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। जनरली फोटोसिंथेसिस इज द ग्रीक वर्ड एंड दैट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड फोटोज एंड सेकंड इज कॉल्ड सिंथेसिस। फोटोज मीन्स होता है दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स होता है टू बिल्ड अप। नाउ बोथ आर कंबाइंड टू वर्ड्स। अगर दोनों वर्ड्स को हम जोड़े, देन वी फाइंड दैट द प्रिपरेशन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ सबस्टांस बाय द हेल्प ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर दोनों वर्ड को हम एक साथ जोड़ दें तो हमें एक चीज ये मिलेगा कि जो सबस्टांस का बिल्डअप किया जाता है, क्योंकि फोटो मीन्स लाइट और क्या सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड अप, मीन्स सबस्टांस का बिल्डअप बाय द हेल्प ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। किसी भी सबस्टांस को बनाना लाइट के प्रेजेंस में, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्लियर? बट हाउ कैन यू डिफाइन दैट? हम डिफाइन कैसे करेंगे? कहते हैं डिफाइन ऐसे करेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फूड बाय द ग्रीन प्लांट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड and water in the presence of sunlight by using the chlorophyll, that is called photosynthesis। वही लिखा भी होगा, it is the process by which green plant make their own food by using क्या? by using carbon dioxide and water in the presence of solar energy and using the
क्लोरोफिल, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिसमें ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल का यूज करके अपने लिए क्या करते हैं, फूड का प्रिपरेशन करते हैं। और यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब आपको एक चीज यहाँ पे जानना होगा कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में आते हैं। तो देयर इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर द फोटोसिंथेसिस दैट इन दिस प्रोसेस वी कैन यूज द सोलर एनर्जी। जब भी आप फोटोसिंथेसिस करोगे तो आपके लिए वहां पे क्या होगा, लाइट की इंपॉर्टेंट है, लाइट आपको चाहिए। तो इस प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट है इन द फोटोसिंथेसिस द यूजिंग ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है एंड दैट सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। वो सोलर एनर्जी प्लांट्स अपने लिए लेते हैं और उस प्लांट्स में जो सोलर एनर्जी होता है उसको लिप्स में दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्या, केमिकल एनर्जी। अब कहता है कैसे उसको कन्वर्सन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द लीफ पार्ट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल। लीफ के पास एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, दैट सेल्स आर नोन एज द मेसोफिल सेल्स। उस सेल्स का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मेसोफिल सेल्स नाम होता है। ठीक है, उस सेल्स का नाम होता है दैट इज कॉल्ड द मेसोफिल सेल। मैंने यहां लिखा भी है दैट सेल्स कंटेन द मेसोफिल सेल्स। ठीक है, सबसे पहले पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से मैं बोल रहा हूं, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यूजिंग ऑफ सोलर एनर्जी। पहला कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए। कहता है कि प्लांट को सनलाइट कैसे मिलता है, तो प्लांट को सनलाइट ऐसे मिलता है कि प्लांट्स के लिप्स के पास स्पेशल सेल होते हैं दैट इज कॉल्ड द मेसोफिल सेल। दैट मेसोफिल सेल कंटेन द स्पेशल टाइप ऑफ ए cell organella that is called the plastid, and inside the plastid the green pigment containing plastid that is called chloroplast, and this chloroplast contain chlorophyll and the chlorophyll has a tendency for the absorption and the tracking of light। फिर से मैं बता रहा हूं कि प्लांट के पास लीफ होते हैं और लीफ के पास एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिसका नाम क्या होता है, मेसोफिल सेल्स होता है। मेसोफिल सेल्स में सेल ऑर्गेनेला अवेलेबल होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं, उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। दैट क्लोरोफिल हैज ए टेंडेंसी फॉर द ट्रैकिंग ऑफ लाइट। इस क्लोरोप्लास्ट के पास जो क्लोरोफिल होते हैं वो क्लोरोफिल सनलाइट को अपने आप क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, उसको खींच सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस तरह से प्लांट को क्या मिल जाता है, प्लांट के लीफ को क्या मिल जाता है, सनलाइट मिल जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। मींस अगर कोई पूछे कि विच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द ट्रैकिंग ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट को ट्रैक करने वाला पार्ट कौन सा होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है, दैट इज द प्रेजेंट ऑफ मेसोफिल। मेसोफिल कहां पाया जाता है, इनसाइड द लीफ। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे सनलाइट को ट्रैप किया जाता है। एंड आफ्टर द ट्रैकिंग ऑफ सनलाइट दे विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये सनलाइट जब ट्रैप हो गया क्लोरोफिल के द्वारा, अब ये क्लोरोफिल में आने के बाद इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और फिर इस केमिकल एनर्जी का यूज किया जाएगा क्या करने के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आफ्टर द ट्रैकिंग ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी का ट्रैकिंग हो जाएगा तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस CO2 एंड वाटर इज यूज। ठीक है, दूसरा सबसे बात कि सनलाइट के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फोटोसिंथेसिस में कि CO2 और वाटर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, CO2 और वाटर का यूज कैसे किया जाता है, तो CO2 विल बी टेकन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। CO2 को इन्वायरमेंट से ले लिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ लीफ सरफेस। आपको पता है लीफ सरफेस से CO2 को लिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किस प्रोसेस का यूज किया जाता है, डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ ए गैसेस, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। गैस का फ्लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो आपको पता है कि लीफ के सरफेस पे क्या होते हैं, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स। लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टोमाटा। एंड ड्यू टू द स्टोमाटा in environment the amount of CO2 is high, but in the cell, in the leaf surface, in the leaf cells, the using of a CO2 because they will be used in the conversion of glucose। चूंकि उस CO2 का यूज ग्लूकोज के कन्वर्सन में हो रहा है, तो लीफ सेल में जब उनका CO2 का यूज हो रहा है तो लीफ सरफेस में CO2 का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, बट इन्वायरमेंट में तो CO2 क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए CO2 हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब इन्वायरमेंट से किधर फ्लो करेगा, लीफ सेल की तरफ क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा थ्रू द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। देन आफ्टर दिस CO2 एंड वाटर, वाटर कहां से आएगा, तो वाटर विल बी कम्स फ्रॉम द रूट
रूट से आता है वाटर बाय द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हेयर, एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट हेयर से वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। रूट हेयर वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, द बाय हेल्प ऑफ ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। What about the osmosis? Osmosis is the process by the flow of water from higher concentration to lower concentration. At root hairs क्या होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं। सॉइल के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। क्योंकि जाइलम के थ्रू वाटर यूज हो रहा है लीफ में, तो बॉडी सरफेस में वाटर क्या होता है, कम होता है। इंटरनल कंटेंट में वाटर क्या होता है, कम होता है। इसलिए वाटर फिर क्या होता है, सॉइल से किधर की तरफ फ्लो कर जाता है, तो सॉइल से रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं। ऑब्जॉर्ब करने के बाद बाय द हेल्प ऑफ जाइलम दे विल बी ट्रांसपोर्टेड अप टू द लीफ, और फिर लीफ सरफेस पे क्या कर दिए जाते हैं, पहुंचा दिए जाते हैं। मीन्स यू कैन टेल दैट in the second part of the photosynthesis, CO2 and water is used for the photosynthesis. This CO2 and water is converted in the presence of sunlight into glucose and also the oxygen. अब इस CO2 और वाटर का यूज करके किस में कन्वर्ट किया जाता है, into glucose and oxygen। किस में बदल दिया जाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में से क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। नाउ द ऑक्सीजन विच इज द लिबरेट, जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। जो ऑक्सीजन निकलता है, आपको पता है कि वो ऑक्सीजन क्या है, तो जो ऑक्सीजन निकलता है वो सर्वाइवल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी ऑक्सीजन का यूज हम लोग रिस्पायरेशन के लिए करते हैं। अदरवाइज दिस CO2 इज बैलेंस बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 है वो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू आपको CO2 एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 ज्यादा है वो सारा बैलेंस कौन करता है, तो वो सारा फोटोसिंथेसिस क्या करता है, बैलेंस करता है। मींस एनवायरनमेंट में गैसियस बैलेंस करने का काम भी किसका होता है, फोटोसिंथेसिस का होता है। अप्रॉक्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आखिर में फोटोसिंथेसिस में काम कैसे होता है, तो नाउ द ओवरऑल रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, व्हाट अबाउट द ओवरऑल रिएक्शन फॉर द फोटोसिंथेसिस। द ओवरऑल रिएक्शन फॉर द फोटोसिंथेसिस इज दैट यूजिंग ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, यूज होता है। कहां से होता है, तो इन्वायरमेंट से बता ही दिया। तो CO2 प्लस वाटर कहां से आता है, फ्रॉम रूट आता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हुआ, एंड in the leaf surface chlorophyll हुआ, that is means CO2 plus H2O reaction sunlight chlorophyll, then after converted into C6H12O6 that is called the glucose which is the food for the plant, जो कि ग्लूकोज है, जो प्लांट का क्या है, फूड है, ठीक है। वही फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, एंड ऑल्सो द प्रोडक्शन ऑफ O2। मीन्स व्हाट अबाउट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, CO2 plus H2O reaction sunlight chlorophyll that is called the C6H12O6 means glucose and also the O2। Now the next point of the photosynthesis, अगला पॉइंट फोटोसिंथेसिस ये है कि दैट इज द फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फूड किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, ये बात क्लियर है। बट जो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है वो प्लांट अपने लिए जितना यूज करना है उतना तो कर लेता है, बट द फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्लूकोज दे विल नेवर बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनता है, द प्लांट नेवर बी स्टोर इन दिस फॉर्म। उस फॉर्म में फिर प्लांट अपने अंदर फूड को स्टोर अपने फ्यूचर के लिए नहीं करता है। वो क्या करता है, तो वो करता है कि फूड प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज के फॉर्म में फूड प्रिपेयर होता है वो एक क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। सबसे सिंपल क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड। इसको हम क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड। सेकेराइड मतलब होता है सुगर, मोनो मीन्स होता है 1 यूनिट। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर का एक 1 यूनिट है ग्लूकोज। बट ये ग्लूकोज बनता तो है ग्लूकोज के फॉर्म में फूड, बट दे विल नेवर बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज बाइंड अप विद द अनदर ग्लूकोज मोलिक्यूल्स and the large number of glucose molecules and they will be converted into a starch, means food will be stored in the plant in the form of a starch। food जो plant में store होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं होता, बनता भले ग्लूकोज के फॉर्म में, यूज भले ही ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, बट स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट को जब भी यूज करना होता है तो प्लांट अपने अंदर में उसको स्टोर करके रखता है, ताकि अपने फ्यूचर में जब उसे फूड की जरूरत पड़े तो वो फिर क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक करके उसे अपने ग्लूकोज के लिए क्या करेगा, यूज करेगा। तो याद रखेंगे, फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में बट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। लेकिन जो आपका स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। अनदर पॉइंट इज दैट फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज।
फूड जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है फूड, वो कभी भी ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं जाता है, वो कभी भी स्टार्च के फॉर्म में नहीं जाता है। दे विल बी फ्लो इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। याद रखेंगे ये छोटी छोटी चीजें कि जो फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में प्रिपेयर्ड होता है, बट स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड द फ्लो इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। बट व्हाट अबाउट सुक्रोज? तो कहता है कि when the glucose form in the form when the glucose and fructose bind up together, जब प्लांट के अंदर का फ्रुक्टोज और जो ग्लूकोज बन रहा है दोनों आपस में बाइंड अप कर जाएंगे और बाइंड अप करने के बाद एक अलग मतलब नेक्स्ट एक तरह का कंपाउंड प्रिपेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड सुक्रोज एंड दिस सुक्रोज विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर पार्ट। मींस बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। That is the important point for the photosynthesis. Clear? Next topic. What about the step of photosynthesis? Photosynthesis का प्रोसेस चलता है कैसे, पूरी जो मेथड है वो कैसे चलती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ये ना रहे कि सर ने आधा अधूरा बताया था, ठीक है, इसलिए मैं आपको पूरा बता देता हूं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे ऑपरेट होता है। पहले कौन सा काम होता है, क्या पहले ही खाना बन जाता है या पहले ही सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या फिर वाटर का यूज कैसे होता है, ये सभी बातों का मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। सो दैट इज कॉल्ड द मेजर स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन सी फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी घटनाएं घटती है। फोटोसिंथेसिस में जो पहली घटना घटती है दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। सबसे पहली घटना होती है कि दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है? तो सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द हेल्प ऑफ लीफ सरफेस एंड लीफ सरफेस contain the special types of cell that is called the mesophyll cells and mesophyll cells contain the क्या? Mesophyll cells contain the special type of cell organella that is called chloroplast and the chloroplast contain the green pigment that is called chlorophyll and chlorophyll have a tendency for the tracking of sunlight। ठीक है, जो सोलर एनर्जी का ट्रैकिंग किया जाता है वो लीफ सरफेस से किया जाता है। लीफ सरफेस के पास स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिस सेल्स को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ये मेसोफिल सेल्स एक स्पेशल टाइप के सेल ऑर्गेनेला को रखते हैं जिस सेल ऑर्गेनेला का नाम क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल फिर सोलर एनर्जी को अपने पास क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। मींस ट्रैकिंग ऑफ सोलर एनर्जी कौन करता है? क्लोरोफिल वहां पे क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर? तो पहले स्टेप में सोलर एनर्जी को ट्रैक किया जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होता है? इन सेकंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरे स्टेप में जो सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल ने अपने पास ट्रैप किया, चिपकाया, जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तुम्हारा पहले स्टेप में क्लोरोफिल, अब उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है लीफ के सेल में। कहां पर? तो लीफ के सेल में इसको कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। मींस इन सेकंड स्टेप सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड दिस केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी का यूज किया जाता है फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है अब ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया दूसरे स्टेप में, अब एनर्जी मिल गया। एनर्जी का यूज, कौन सा एनर्जी का यूज? उस केमिकल एनर्जी का यूज कर दिया जाएगा जो वाटर आएगा रूट के थ्रू उसे स्प्लिट करने में, तोड़ने में, और वाटर दूसरे स्टेप में टूट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में रिडक्शन ऑफ CO2, जो CO2 होगा उसका थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, CO2 में हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। तभी तो CO2 में जब हाइड्रोजन ऐड होगा, CO2 में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तब तो ये क्या हो जाएगा? दे विल कन्वर्टेड इनटू C6। ठीक है ना, CO2 में जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा, CO2 प्लस H2 का एडिशन जो होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6। मींस CO2 से किस में कन्वर्ट हो गया? C6H12O6। मींस क्या इसमें ऐड हो गया? हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या होता है? आपका फूड का क्या होता है? प्रिपरेशन होता है। इन द फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ट्रैकिंग ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी का ट्रैकिंग होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, क्लोरोफिल करता है। दूसरे स्टेप में वाटर का स्प्लिटिंग होता है। और क्या होता है? कैसे होता है वाटर का स्प्लिटिंग? क्योंकि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और वही केमिकल एनर्जी का यूज वाटर के तोड़ने में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तीसरे स्टेप में कि जो हाइड्रोजन गैस निकलता है उस हाइड्रोजन गैस का यूज
CO2 को रिड्यूस करके कन्वर्ट करने में कर दिया जाता है, कहां पर, ग्लूकोज बनाने में कर लिया जाता है। मींस थर्ड स्टेप में जाकर के आपका ग्लूकोज का क्या होता है, प्रिपरेशन होता है, और सेकेंड स्टेप में आपका क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि फर्स्ट स्टेप में सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन होगा, और साथ साथ में वाटर का स्प्लिटिंग होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब वहां से ऑक्सीजन गैस निकल गया, सेकंड थर्ड स्टेप में जब आएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर नहीं जा पाएगा, उसे कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ क्या कर लेगा, जोड़ लेगा। मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। मींस CO2 का रिडक्शन होगा एंड दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ फूड, और वहां से क्या हो जाएगा, फूड का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो दैट इज द स्टेप फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का एक एक क्या था, स्टेप था। ऐसे ऐसी घटनाएं चलती है। आगे आते हैं, थोड़ा सा फिगर से हम लोग समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे ऑपरेट हो रहा होगा, क्योंकि बायो का मतलब ही होता है कि फिगर होना चाहिए। ठीक है, तो फिगर से देखते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ ए लीफ, ये एक लीफ है, एंड विच इज द पार्ट ऑफ ए प्लांट, जो प्लांट का एक पार्ट होता है। और जनरली फोटोसिंथेसिस दो पार्ट्स में क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं, इन द लीफ सरफेस एंड ऑल्सो द यंग स्टेम। जो हरे रंग के स्टेम होते हैं ना, कुछ वहां पे भी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऑपरेट होता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक लीफ लिया है और लीफ का मैंने लीफ के थ्रू आपको बताना चाहे कि कैसे फोटोसिंथेसिस ऑपरेट होता है। दैट इज द लीफ सरफेस। इन द लीफ सरफेस क्या होता है, CO2 विल बी कम। CO2 क्या होता है, लिया जाता है। कहां से लिया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ कहां से, तो CO2 विल बी टेकन बाय द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट। कहां से लिया जाता है, फ्रॉम इन्वायरमेंट। किस प्रोसेस के थ्रू लिया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। किसके थ्रू लिया जाता है, तो स्मॉल पोर्स के थ्रू लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। क्लियर। तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट। सनलाइट कौन देगा भाई, तो सनलाइट सन देगा। किस फॉर्म में देगा, सोलर एनर्जी के फॉर्म में देगा। तो सनलाइट आया, एटमॉस्फेयर से हमें क्या मिल गया, CO2 मिल गया, मींस इन्वायरमेंट से CO2 मिल गया। वाटर में चाहिए भाई, तो वाटर कहां से मिलता है, तो वाटर लीफ सरफेस कहां से मिलता है, तो वाटर को लीफ ला करके देता है कौन, तो लीफ को वाटर ला करके देता है कौन, रूट देता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू ला करके देता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस के थ्रू ला करके वाटर देता है, जो कि वाटर रूट एब्जॉर्ब करता है बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर, देन आफ्टर ट्रांसपोर्टेड बाय द हेल्प ऑफ जाइलम, और जाइलम के थ्रू फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ये CO2 और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द लीफ क्या मिल जाएगा, इसको यहां पे क्या मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल मिल जाएगा। यहां पे इसे क्या मिल जाएगा, क्लोरोफिल मिल जाएगा, और CO2 वाटर दोनों कंबाइन करके दे विल कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। दैट इज द फोटोसिंथेसिस इन द लीफ सरफेस। ऐसे ही क्या होता है, लीफ सरफेस पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, ऑपरेट होता है। अब आगे बात करते हैं कि व्हाट अबाउट द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कोई भी काम करते हैं तो कुछ चीजें चाहिए ना काम करने के लिए, वैसे ही फोटोसिंथेसिस को ऑपरेट करने के लिए ऐसे कौन कौन सी चीजें चाहिए जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस क्या होगा, आगे ऑपरेट होगा। तो कहता है द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, पहला सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज कॉल्ड लाइट। सबसे पहले चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो सबसे फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड लाइट, दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, और उसी का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड आपका सन एनर्जी। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, या क्लोरोफिल किस में रहता है, क्लोरोप्लास्ट में रहता है, तो क्लोरोप्लास्ट चाहिए। और क्या चाहिए, क्लोरोप्लास्ट किस में रहता है, मेसोफिल, इसलिए मैंने तीनों लिख दिया है, आप याद रखोगे। ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल। ठीक है, थर्ड इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बिना कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड रिक्वायरमेंट, एंड द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज दैट वाटर। क्लियर, तो ये चार बेसिक रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब कोई पूछे व्हाट इज द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना चाहिए, तो सिर्फ रॉ मटेरियल 2 चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, सिर्फ 2 रॉ मटेरियल चाहिए। मटेरियल में बात कर रहा हूं ना, तो याद रखना मटेरियल 2 चाहिए, रिक्वायरमेंट 4 है टोटल। ठीक है, 4 रिक्वायरमेंट है, क्लोरोफिल और एक सन। ठीक है, तो सन तो एनर्जी के फॉर्म में होता है और क्लोरोफिल लीफ में होता है। ठीक है, तो वो 2 अलग हट गए। रॉ मटेरियल, मटेरियल कितने चाहिए, 2, क्योंकि क्लोरोफिल क्या एक पिगमेंट है, एक कलर है। ठीक है ना, तो उसको हटा दो। मटेरियल कितने चाहिए, 2 मटेरियल यूज हो रहा है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा, तो रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस इज 2, CO2 एंड वाटर, एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इज दैट 4 लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो द वाटर। नाउ लेट अस सी द ईच पॉइंट। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि लाइट एनर्जी में कौन से तरह का लाइट एनर्जी चाहिए भाई क्लोरोफिल करने के लिए, कौन से तरह का लाइट एनर्जी नहीं चाहिए क्लोरोफिल करने के लिए, कौन सा लाइट एनर्जी, आपको पता है ना कि लाइट क्या होता है,
तो आपका स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होता है। तो कौन सा स्पेक्ट्रम, कौन से पिगमेंट का लाइट जो आएगा, कौन से कलर का लाइट जो आएगा, उसमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, किसमें कम होगा, ठीक है। ये सभी चीजों का हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे लाइट में। क्लोरोफिल में कैसे होता है, क्लोरोफिल में ऐसा क्या क्या होता है जिसके थ्रू वहां पे क्या होता है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वो डिस्कस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का आखिर में फ्लो कैसे हो जाता है, डिफ्यूजन कैसे हो जाता है, इसका डिस्कशन हमें करना है। एंड द फोर्थ इज दैट वाटर, हाउ कैन वाटर बी ट्रांसपोर्टेड, पानी का कितना पानी यूज होगा, ठीक है, वाटर का कितना वाटर यूज होगा फोटोसिंथेसिस में और कितना बाहर निकल जाएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं सबके बारे में, ठीक है, लाइट के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो द वाटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हम लोग पहला डिस्कस करने वाले हैं सनलाइट का, दूसरा डिस्कस करने वाले हैं क्लोरोफिल का, थर्ड डिस्कस हम लोग करने वाले हैं दैट इज द थर्ड पॉइंट इज दैट वाटर एंड फोर्थ थर्ड पॉइंट इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट आपका वाटर, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं दैट इज फ्रॉम द सनलाइट। एवरीवन नो दैट सनलाइट इज द मेन एंड द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है तो वो क्या है, सनलाइट है। बट ये सनलाइट में भी जो विजिबल रेंज के लाइट्स होते हैं उनका जो वेवलेंथ होता है वो जनरली कितना होता है, 390 नैनोमीटर टू आपका 700 नैनोमीटर। मींस द विजिबल रेंज का जो लाइट होता है उस विजिबल रेंज के लाइट्स का वेवलेंथ कितना होता है, तो 390 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इस विजिबल रेंज के लाइट में जनरली इस विजिबल रेंज के जो लाइट्स होते हैं इसका क्या होता है, एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है दैट इज कॉल्ड विबग्योर, जिसको हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। इन द विबग्योर द वी इंडिकेटेड बाय द वायलेट, आई इंडिकेटेड बाय द हेल्प ऑफ, आई जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है, इंडिगो को इंडिकेट करता है, बी ब्लू को, और जी ग्रीन को, वाई येलो को, ओ क्या ऑरेंज को, और आर किसको इंडिकेट करता है, रेड को क्या करता है, इंडिकेट करता है। अब हमें ये जानना है कि ये जो आपके विबग्योर होते हैं, इस विबग्योर में के जो अलग अलग कलर बैंड्स हैं उस कलर बैंड्स में से कौन से कलर बैंड से सबसे ज्यादा लाइट एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो जो आपका व्हाइट लाइट जो दिखता है, अगर किसी क्लोरोप्लास्ट पे व्हाइट लाइट पड़ता है, ठीक है ना, मतलब जब आपका इससे सनलाइट हुआ और ये क्या हुआ, लीफ सरफेस, तो जब लीफ सरफेस पे सनलाइट पड़ेगा तो ये जो सनलाइट पड़ने के बाद जो लीफ सरफेस का क्लोरोफिल होगा, ये क्लोरोफिल सबसे ज्यादा व्हाइट लाइट से किसको एब्जॉर्ब करेगा, तो सबसे ज्यादा ये क्लोरोफिल जो होगा वो व्हाइट लाइट में से जो वायलेट ब्लू पार्ट है और जो रेड पार्ट है वहां से सबसे ज्यादा क्या करता है, वहां से सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एनर्जी का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। मैं फिर से बता देता हूं कि एज ए फील करो कि ये तुम्हारा एक लीफ सरफेस है, इसमें लीफ सरफेस में क्या है, क्लोरोफिल है। जब सनलाइट इस पे पड़ेगा तो सनलाइट कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये व्हाइट कलर में से कौन से बैंड से सबसे ज्यादा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, तो व्हाइट कलर में से जो आपका वायलेट ब्लू रीजन होगा उस वायलेट ब्लू रीजन और रेड रीजन से सबसे ज्यादा क्या होगा, सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। मींस आप ये कह सकते हो कि जो आपका सबसे ज्यादा किस लाइट में आपका फोटोसिंथेसिस होगा, तो सबसे ज्यादा आपका फोटोसिंथेसिस आपका 2 रीजन में होने वाले हैं, एक आपका वायलेट ब्लू रीजन और दूसरा क्या, रेड रीजन। यही वो पार्ट्स हैं जहां से क्या होते हैं, सबसे ज्यादा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। व्हाइट लाइट में से ग्रीन पिगमेंट से किसी प्रकार का कोई भी लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसलिए मैंने यहां पे आपको बताया भी है क्या बताया है कि जो आपका ग्रीन कलर्स है, ठीक है ना, जो आपका ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर से किसी प्रकार का कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। मींस ग्रीन कलर जैसे ही व्हाइट लाइट आएगा तो व्हाइट लाइट का जो ग्रीन कलर होगा उसे क्लोरोफिल क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। और यही रीजन भी है जिसके थ्रू क्या होता है, आपका लीफ का कलर जो होता है, यहां पे मैंने इंडिकेट भी किया, इट प्रोवाइड द ग्रीन कलर फॉर द लीफ। मतलब लीफ का जो ग्रीन कलर क्रिएट होता है ये कैसे क्रिएट होता है, तो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक बात और क्लियर हो गया कि सनलाइट का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल कौन से रीजन से सबसे ज्यादा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, तो वायलेट ब्लू रीजन एंड ऑल्सो द रेड रीजन से करता है। कौन से रीजन से लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, ग्रीन रीजन से एब्जॉर्प्शन नहीं करता है।
फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका वेवलेंथ कितना से कितना तक होना चाहिए, तो 390 नैनोमीटर से 790 नैनोमीटर तक होना चाहिए। इसका मतलब कि जो आपका ये बैंड है फ्रॉम रेड बैंड टू कहां तक, फ्रॉम रेड बैंड टू ब्लू बैंड, ठीक है ना, मतलब आपका ब्लू बैंड से रेड का तक का जो बैंड है, जहां से क्या होता है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, ये जो पूरा बैंड है ब्लू से लेकर के रेड तक, यही वो बैंड है जिस बैंड पर, बैंड समझते हो ना, जो आपका स्पेक्ट्रम का जो ब्लू से रेड तक का जो पोर्शन है, वही वो पोर्शन है जहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है। इसका मतलब कि ये जो बैंड है ये क्या है, ये ऐसा बैंड है जहां पे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक्टिवेट होता है, फोटोसिंथेसिस ऑपरेट होता है, फोटोसिंथेसिस फास्ट चलता है। इसीलिए इस रेंज को या इस बैंड को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। मतलब कि वो कौन सा रेडिएशन है जिस रेडिएशन पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि फ्रॉम 390 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर या 400, 390 का अप्रोक्सीमेट मान लो कि 400, मतलब 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर इज द स्पेक्ट्रम रेंज, वेवलेंथ रेंज एट विच द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, मींस दैट इज called the photosynthetic active radiation band, which is called PAR, photosynthesis active radiation, which is photosynthesis का P active से A and that is called radiation, so this is called PAR, this is called, इसे हम PAR भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला बात करते हैं कि क्या फोटोसिंथेसिस को लाइट के थ्रू भी इफेक्ट किया जाता है, कहता है कि बिल्कुल किया जाता है, फोटोसिंथेसिस लाइट के थ्रू भी इफेक्टेड होता है, मींस क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइट बोथ पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे आपका तीन बातें हैं फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने के लिए, आपका क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए और इंटेंसिटी भी होना चाहिए। जैसे सबसे ज्यादा किस इंटेंसिटी ऑफ लाइट में आपका फोटोसिंथेसिस होगा, तो सबसे ज्यादा जिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस होगा उसका रेंज कितना होगा बाबू, उसका रेंज होगा कितना, 400 नैनोमीटर या 390 नैनोमीटर टू 700, तो एक इंटेंसिटी हुआ जहां पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अगर उससे ज्यादा होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस फास्ट नहीं होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और इससे कम होगा तो भी फोटोसिंथेसिस क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड किया। क्वालिटी, अगर जिस लाइट में रेड अमाउंट ज्यादा होगा, जिस लाइट में वायलेट ब्लू रीजन ज्यादा होगा, वहां पे फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्वालिटी पे डिपेंड किया कि लाइट में रेड ज्यादा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो गया, ठीक है। लाइट में आपका ब्लू या वायलेट रीजन ज्यादा, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जा रहा है, वहां से ज्यादा हो जा रहा है। लेकिन अगर वैसा लाइट जिसमें आपका ग्रीन कंटेंट ज्यादा हो, तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं, कभी नहीं होगा, नेवर भी फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, क्योंकि वो उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो क्वांटिटी पे भी, क्वालिटी पे भी डिपेंड किया। अब आ जाओ क्वांटिटी, अगर लाइट का अमाउंट कम होगा, जैसे मान लो कि नाइट टाइम की बात करते हैं, तो नाइट टाइम में क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस होता है, होता है क्यों, लाइट इंटेंसिटी काफी कम होती है, लो होती है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो नाइट टाइम में भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे डिजर्ट्स प्लांट जो होते हैं वो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस ना करके नाइट टाइम में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है फोटोसिंथेसिस का, वो 20 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। लेकिन जो आपके डिजर्ट्स प्लांट होते हैं वहां पे डे टाइम में इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से वो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। लेकिन जनरली क्या है, जनरली यही है कि डे टाइम में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो तीनों बातों पे डिपेंड करता है, क्या फोटोसिंथेसिस की लाइट की इंटेंसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो आपका फोटोसिंथेसिस का रेट है वो लाइट पे भी क्या होता है, डिपेंड करता है, लाइट के थ्रू भी क्या होता है, ऑपरेट होता है। कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड, क्लोरोफिल पे आते हैं। क्या क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कैसे, तो बताओ, विदाउट फोटोसिंथेसिस कभी क्या होगा, सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, कभी नहीं होगा। जब तक कि क्लोरोफिल नहीं रहेगा तब तक कौन सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, क्योंकि क्लोरोफिल ही तो है जो क्या करता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्प्शन करता है। अब कहते हैं क्लोरोफिल पाया कहां जाता है, लीफ पार्ट में पाया जाता है। लीफ पार्ट के किस पार्ट में पाया जाता है, तो लीफ पार्ट के एक स्पेशल टिश्यू में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के किस पार्ट में पाया जाता है, तो कोलेनकाइमा एक टिश्यू है, उसके एक स्पेशल सेल में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मेसोफिल सेल। अब मेसोफिल सेल्स में क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, तो एक प्लास्टिड में पाया जाता है। उस प्लास्टिड का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, मींस क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ए क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट में प्लांट सेल में क्या होता है, पाया जाता है। बट क्लोरोफिल जनरली दो तरह के होते हैं, एक तो होता है क्या, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल ए
एंड सेकंड इज कॉल्ड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए जो होता है वही जनरली क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में आपका सोलर एनर्जी का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। जनरली एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन सा करता है, क्लोरोफिल ए ही करता है। दूसरा कोई भी आपका उतना ज्यादा हेल्प नहीं करता है क्या करने के लिए, सोलर एनर्जी के एब्जॉर्प्शन करने। इसीलिए क्लोरोफिल ए को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं। इसीलिए क्लोरोफिल ए को प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल बी जो है वो भी फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, लेकिन जितना जितना क्लोरोफिल ए काम करता है एब्जॉर्प्शन करने के लिए उतना बी नहीं करता है। 1/4 पार्ट ही ये सनलाइट का क्या कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। इस तरह से सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए करता है। इसके अलावा कुछ और भी पिगमेंट्स होते हैं जो कि आपके लिप्स में पाए जाते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ये कैरोटीनॉइड्स जो है वो भी एक तरह के पिगमेंट्स है, बट ये सपोर्टिंग एसेसरी पिगमेंट्स है जो कि आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को सपोर्ट करते हैं क्या करने के लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए। क्लियर, तो 2 पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिया कि कैसे रिक्वायरमेंट होती है, क्यों रिक्वायरमेंट होती है आपका किसका, लाइट का, और क्यों रिक्वायरमेंट होती है आपका क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस में। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इफ द कार्बन डाइऑक्साइड नेवर बी प्रेजेंट देन हाउ कैन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं तब तक ग्लूकोज बनेगा नहीं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के फूड में। मींस इट इज द फर्स्ट रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये पहला रॉ मटेरियल है जिसका यूज फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब कहता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिलता कहां से है। कहता है कि प्लांट्स भी जनरली अलग अलग तरह के हैं। कुछ प्लांट्स जो है टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ प्लांट जो एक्वेटिक है। सम प्लांट्स विच आर एक्वेटिक, जो कुछ प्लांट एक्वेटिक है उनको जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर सरफेस से मिलता है, वाटर से मिल जाता है, और वे अपने कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमाटा के ना यूज करके, ठीक है ना, अपने पूरे बॉडी पार्ट्स के थ्रू क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। मतलब उसमें स्टोमाटा तो यूज करते ही हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स का भी वो क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो पूरे बॉडी पार्ट्स का ना यूज करके सिर्फ और सिर्फ CO2 को लेने के लिए अपने लीफ सरफेस पे पाए जाने वाले माइन्यूट स्पोर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। द माइन्यूट स्पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस दैट इज कॉल्ड एस्टोमेटा। इसे हम क्या कहते हैं, एस्टोमेटा करते हैं। एंड दैट्स एस्टोमेटा हेल्प इन द transport of carbon dioxide and the removal of oxygen, means that stomata is help in exchange of gases। ठीक है, ये जो स्टोमाटा है ये एक्सचेंज में हेल्प करता है। किसके एक्सचेंज में हेल्प करता है, गैस के एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प करता है। गैसियस एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प करता है। मींस कार्बन डाइऑक्साइड के गैसियस एक्सचेंज में क्या करता है, स्टोमाटा क्या करता है, हेल्प करता है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि ये जो स्टोमाटा है वो डे टाइम में क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट पे, और नाइट टाइम में स्टोमाटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है जनरली। बट सम कंडीशन डिजर्ट प्लांट्स में यही स्टोमाटा रात में ओपन होता है, डे टाइम में क्या रहता है, क्लोज रहता है। वहां पे उल्टा चलता है, वो एक एक्सेप्शनल होता है, उसको हम बाद में आपको कभी बता देंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग अभी जनरल बात कर रहे हैं कि 99% केसेस में क्या होता है, तो जनरली 99% में डे टाइम में ये स्टोमाटा ओपन होता है और नाइट टाइम में स्टोमाटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब कहता है कि डे टाइम में ओपन होता है तो कैसे होता है। कहता है कि स्टोमाटा एक माइन्यूट स्पोर की तरह होते हैं, छेद की तरह होते हैं। इस माइन्यूट स्पोर को 2 बीन शेप सेल्स इसे क्या करते हैं, गार्ड करते हैं। ये जो स्टोमेटा है, ठीक है ना, ये स्टोमाटा क्या है, ये बीच का क्या जो पोर्स है यही क्या होता है, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमाटा 2 बीन शेप सेल से क्या होता है, गार्डेड होता है। ये जो बीन सेल होते हैं दैट इज कॉल्ड गार्ड सेल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल। मींस गार्ड सेल्स आर सेल्स व्हिच आर सराउंडेड बाय स्टोमाटा। गार्ड सेल वे सेल्स है जो स्टोमाटा को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। मींस दिस गार्ड सेल्स आर बी हेल्प इन ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। मींस ये गार्ड सेल जब स्टोमाटा के चारों तरफ से यही है, इसका मतलब कि स्टोमाटा कब खुलेगा और कब बंद होगा इसको कौन कंट्रोल करेगा, तो बाय हेल्प ऑफ गार्ड सेल। ये कौन करेंगे, गार्ड सेल करते हैं। इनका शेप कैसा होता है, बीन शेप, किडनी शेप का होता है। अब कहता है कि ये गार्ड सेल कैसे
स्टोमाटा को बंद कर देते हैं और कैसे ओपन करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ये जो गार्ड सेल्स है, इस गार्ड सेल्स में क्या होता है कि वाटर कंटेंट जाता है, पानी जाता है। जैसे ही आप ऐसे करो, जैसे ही मान लो कि ये दो गार्ड सेल्स है और ये इसके बीच का क्या है, पोर्स है, मान लो कि ये बंद है, ठीक है, बंद है, तो कहता है कि जैसे ही अब इस गार्ड सेल के अंदर पानी जाएगा तो किसी भी चीज के अंदर वाटर जाता है तो वो क्या करता है, स्वेल करता है। अब ये स्टोमाटा वाटर जाने के बाद ये क्या होने लगेगा, इसके अंदर टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी आने लगेगी, फूलने लगेगा। जब ये फूलेगा तो स्टोमाटा स्वेल करेगा, जब स्टोमाटा स्वेल करेगा तो ये आउटवर्ड की तरफ जाएगा। जैसे ही ये आउटवर्ड की तरफ जाएगा तो अंदर का जो पोर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मींस हाउ कैन स्टोमाटा ओपन व्हेन द गार्ड सेल इज फिल्ड विथ वाटर। जब गार्ड सेल में वाटर भरेगा, मींस व्हेन द गार्ड सेल गेट टर्जिडिटी, व्हेन गार्ड सेल गेट द टर्गर प्रेशर। मैं कितने तरह से आपको बता रहा हूं, आप एक चीज को भी समझ लेंगे तो काफी है। गार्ड सेल के अंदर पानी चला जाए, वाटर चला जाए, उसके थ्रू भी ओपन होगा। उसी को दूसरे वर्ड में हम ऐसे कर सकते हैं कि व्हेन गार्ड सेल टर्जिड कर जाए, फूल जाए, या फिर उसी को स्वेल कह दो, या फिर इसके अंदर ये बोल दो कि वाटर जाने से इसमें टर्गर प्रेशर लगेगा, टर्जिडिटी वाला प्रेशर, दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर लगेगा। तो ये स्टोमाटा, ये जो गार्ड सेल्स है ये आउटवर्ड की तरफ जाएंगे और अंदर का जो पोर बंद है वो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओपन। ये कब होगा, डे टाइम में होगा, ठीक है। अब कहता है कि नाइट टाइम में क्या होगा, नाइट टाइम होते होते मतलब शाम होते होते ये जो गार्ड सेल्स है, इस गार्ड सेल्स के वाटर क्या हो जाएंगे, निकलते जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। जब इसके अंदर का वाटर निकलेगा तो ये जो गार्ड सेल्स है वो क्या करेगा, सिंक करेगा। जब फूला हुआ था ना, अब क्या करेगा, सिंक करेगा। तो ऐसे फैला हुआ था, अब सिंक करेगा तो अंदर का पोर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। मींस द टर्गर प्रेशर डिक्रीजेस, टर्जिडिटी डिक्रीजेस, देन गार्ड सेल विल बी क्लोज। और जब गार्ड सेल क्लोज हो जाएगा तो अंदर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सरफेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये जो फिगर है ये कब का फिगर है, जब इसके अंदर गार्ड सेल के अंदर वाटर कंटेंट पूरा क्या है, भरा पड़ा है, तब का ये फिगर है। मींस ये टर्गर प्रेशर इसके अंदर लगा है और टर्गर प्रेशर लगने से ये गार्ड सेल जो है वो क्या कर चुके हैं, स्वेल कर चुके हैं। दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा। क्या है ये, ओपन स्टोमाटा है, ठीक है। अब देखो अंदर का वाटर निकल गया तो स्टोमाटा जो बेंड हुआ था, जो मुड़ा हुआ था, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, अब सीधा हो जाएगा। तो अब जब सीधा हो जाएगा तो अंदर का जो स्पेस है, अंदर का जो पोर्स है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ड्यू टू द डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी इन द केस ऑफ क्या, गार्ड सेल, ठीक है। अब कहता है कि आखिर में स्टोमाटा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो कैसे जाएगा। ये तो आपका हो गया कि सर ऐसे स्टोमाटा ओपन होगा, बंद होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ठीक है। ओपन होगा तो जाएगा, बंद होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे ऑक्सीजन बाहर नहीं आएगा। लेकिन सर जाएगा तो जाएगा कैसे जाएगा CO2 अंदर। कहता है कि इसके लिए कोई मैकेनिज्म होता होगा, बिल्कुल होता होगा। ऐसे आप इस चीज को समझ सकते हो कि आपके घर में कोई फंक्शन है, तो आपके घर में जब कोई फंक्शन होता है तो लोगों को खिलाने के लिए आपके घर में मान लो कि जो भी कंटेंट मिठाइयां बनी हुई है या मिठाइयां आई हुई है, तो आपके घर में जहां से मिठाइयां आपको बांटी जा रही है लोगों को खिलाने के लिए, तो वहां पे जहां पे मिठाइयां रखी गई है वहां पे उसका कंटेंट क्या होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। जहां पे उसका यूज किया जा रहा है, मतलब लोग जहां खा रहे हैं वहां पे उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। अब आप बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहां पे हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहां पे हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो रहा है क्लोरोप्लास्ट, मतलब मेसोफिल सेल के अंदर। तो जब मेसोफिल सेल के अंदर CO2 यूज हो रहा है तो सेल के अंदर CO2 का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में CO2 का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो कोई भी गैसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या करने लगेगी, फ्लो करने लगेगी बाय द हेल्प ऑफ माइन्यूट पोर स्टोमाटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब एटमॉस्फेयर से फ्लो करेगा किधर की तरफ, तो माइन्यूट पोर स्टोमाटा के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड मींस एटमॉस्फेयर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से किसके अंदर, तो माइन्यूट पोर से होते हुए चला जाएगा किसके अंदर, मेसोफिल सेल उसको कहां भेज देगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मींस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द फ्लो ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस तरह से CO2 हायर कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर से किधर चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। बट O2 कैसे निकलेगा, वैसे ही सोच लो O2 के बारे में। O2 प्रोड्यूस कहां पे हो रहा है, तो ड्यू टू फोटोसिंथेसिस कहां पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्वांटिटी वहां ज्यादा होगा, एटमॉस्फेयर में क्वांटिटी कम होगा। अब O2 वहां से क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा, आउटसाइड डिफ्यूज करेगा, सेल से वही स्टोमाटा के थ्रू फिर से बाहर निकल जाएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। मींस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गैसियस एक्सचेंज विल बी टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ स्टोमाटा एंड दैट स्टोमाटा इज द गार्डेड, सराउंडेड, कंट्रोल्ड बाय द हेल्प ऑफ गार्ड सेल।
क्लियर। तो हमने यहाँ पे 3 टॉपिक का प्रॉपर डिस्कशन कर लिया जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। आपके फोटोसिंथेसिस के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, दैट इज कॉल्ड लाइट इंटेंसिटी, जिसमें हमने आपको पढ़ाया कि लाइट इंटेंसिटी में जनरली आप डिपेंड कीजिए कि 390 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का ही अगर लाइट आप यूज करते हो जिसका इंटेंसिटी इतना हो, वहां पे ज्यादा आपका क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस होता है। और यही विजिबल लाइट्स का क्या होता है, रेंज भी होता है। अब इस विजिबल रेंज में आपका रेड और ब्लू वायलेट रीजन में सबसे ज्यादा क्या होता है, यहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। जिस लाइट में ग्रीन का अमाउंट ज्यादा होता है वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अब आपका जो आपके ब्लू से लेकर के रेड तक का रीजन है वो ऐसा रीजन है जहां फोटोसिंथेसिस एक्टिवेट हो रहा है। सो दिस रीजन, दिस बैंड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस एक्टिवेशन रेंज या फिर एक्टिवेशन रेडिएशन विच इज कॉल्ड पार कहते हैं। क्लोरोफिल में मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल में आपके 2 पार्ट्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए ही जनरली यूज होता है, क्लोरोफिल बी जनरली यूज नहीं होता है या कम यूज होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए को इसीलिए ज्यादातर सनलाइट एब्जॉर्ब करने वजह से इसको हम प्राइमरी क्या कहते हैं, प्राइमरी रेडिएटिव पार्ट कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एब्जॉर्बिंग पार्ट कहते हैं, या फिर इसी का मैंने अभी लिखवाया भी है प्राइमरी फोटोसिंथेटिक, इसे क्या कहते हैं, पिगमेंट्स के नाम से भी इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट पे आ गए थे हम किसके बारे में, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से ग्लूकोज का प्रिपरेशन होता है, रिडक्शन के थ्रू कौन करता है, कैसे जाता है सेल के अंदर, ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगले इसके बाद जस्ट हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है, वो क्या है, एक पॉइंट और बचा है क्या, वाटर। और इसका अगला पॉइंट होने जा रहा है ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड होता है, कब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, कब फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कम होगा। तो लेट अस सी दैट नेक्स्ट पॉइंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है दैट इज कॉल्ड द वाटर। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे डिस्कस हो गए। ठीक है, 4th इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट वाटर। वाटर इज द आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड इज द सेकंड रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये दूसरा रॉ मटेरियल है जिसका यूज फोटोसिंथेसिस के लिए किया जाता है। पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ये रॉ मटेरियल है जिसका यूज फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब कहते हैं क्या यूज है इसका, इसका यूज ये है कि दे विल बी कन्वर्टेड द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, मींस इट कैन रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड में ये हाइड्रोजन जोड़ देगा तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के फॉर्म में था, हाइड्रोजन ऐड कर देगा तब तो ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6 हाइड्रोजन आ गया ना। कौन दिया हाइड्रोजन, वाटर दिया, तो रिडक्शन में हेल्प करता है एंड आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब कहता है कि प्लांट में ये वाटर आता कैसे है, कहता है ये प्लांट में वाटर ऐसे आता है कि प्लांट्स कॉन्टेन द रूट, प्लांट्स के पास क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, रूट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, और रूट्स कहां पे पाए जाते हैं, सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। सॉइल्स के अंदर रूट्स होने के बाद रूट्स में छोटे छोटे माइन्यूट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट्स क्या होते हैं, हेयर लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं रूट्स के थ्रू दैट इज कॉल्ड रूट हेयर, उसे हम क्या कहते हैं, रूट्स हेयर कहते हैं। एंड रूट हेयर्स कॉन्टेन द रूट हेयर्स कॉन्टेन एक्टिवेटेड सेल, और रूट हेयर्स के पास जो सेल्स होते हैं वे सेल्स काफी एक्टिवेटेड सेल्स होते हैं, मतलब ऐसे सेल्स होते हैं जो अभी प्री मैच्योर है, मतलब अभी उनका मैच्योरेशन नहीं हुआ है, वो पूरा पूरा डेवलप नहीं हुए हैं। जब वे पूरा पूरा डेवलप नहीं हुए हैं तो उन पे प्रॉपर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। जब सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा इसका मतलब कि उनके सेल मेम्ब्रेन जो होंगे वो क्या होंगे, अभी खाली होंगे सेल वॉल से, जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि उस सेल मेम्ब्रेन में माइन्यूट स्पोर होंगे और उस माइन्यूट स्पोर्स के थ्रू वाटर का कंडक्शन क्या हो सकता है, इजिली हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से अब जो आपके रूट्स हेयर होते हैं वो वाटर को अपने अंदर क्या करने लगते हैं, एब्जॉर्ब करने लगते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है, सेल के अंदर वाटर का यूज होने की वजह से वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। इस तरह से रूट हेयर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस they can absorb the water, means due to the process of osmosis the transport of water from soil to inside the root hair cell, और इस तरह से वाटर के थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू जो आपका वाटर होता है वो सॉइल सरफेस से किधर जाने लगता है, तो आपके रूट हेयर से होते हुए रूट्स के अंदर क्या कर जाता है, पहुंच जाता है। क्वेश्चन ये भी कितनी बार पूछा जाता है
एग्जाम में कि व्हाई द रूट हेयर कंटेन द डिवाइडिंग सेल या प्री मैच्योर सेल्स। कहता है रूट हेयर के पास प्री मैच्योर सेल्स क्यों पाए जाते हैं? इसलिए पाए जाते हैं कि अगर रूट हेयर के पास अगर मैच्योर सेल होंगे, तो अगर रूट हेयर के पास मैच्योर सेल होंगे तो वे सेल वाल से क्या होंगे? भरे पड़े होंगे, और जब उनके पास सेल वाल होगा तो वो क्या करेंगे? वे प्रॉपर वाटर का फ्लो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑस्मोसिस का मतलब ही होता है फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो अगर मेम्ब्रेन कहां से आएगा? अब क्या पौधा अपना बाहर से कहीं मेम्ब्रेन लेके आएगा? नहीं, वो अपने सेल का ही मेम्ब्रेन यूज करेगा। तो अगर उसके पास मैच्योर सेल हो जाएंगे तो उसके पास ऊपर से सेल वाल आ जाएगा, और जब सेल वाल उसके पास आ जाएगा तो फिर प्रॉपर कंडक्शन नहीं होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा, और ऑस्मोसिस नहीं होगा तो फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और इस तरह से वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, प्लांट ऑस्मोसिस के थ्रू अपने अंदर वाटर का क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्लियर? जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, अब काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो ट्रांसपोर्ट करने की बात जहां आती है वहां पे प्लांट के पास अपने क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टिव टिश्यू होते हैं, विच ट्रांसपोर्टिव टिश्यू आर हेल्प फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। ठीक है, इस कंडक्टिव टिश्यू का काम होता है, ट्रांसपोर्टिव टिश्यू का काम होता है कि इस वाटर को उठाना और पूरे प्लांट बॉडी में क्या कर देना? फैला देना। ठीक है, ऐसे कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ऐसे कौन से ट्रांसपोर्टिव टिश्यू होते हैं? वो दैट्स आर नोन एज जाइलम। वे कौन से ट्रांसपोर्टिव टिश्यू हैं? वे जाइलम है। जाइलम के पास क्या होता है? जाइलम के पास दो क्या होते हैं? दो उसके एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रैकिड एंड वेसल्स व्हिच आर जनरली रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। यही जो जाइलम है उनके पास दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, दो ऐसे पार्ट्स हैं जो वाटर के कंडक्शन में जनरली क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब कहता है कि वाटर क्या अपने मन से पानी को भेज देता है? नहीं, इस जाइलम के अंदर एक प्रेशर लगता है, उस प्रेशर का नाम होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। मींस ट्रांसपायरेशन की वजह से पानी जो होता है वो सॉइल से, पानी जो होता है वो रूट से लीफ के तरफ क्या किया जाता है? खींचा जाता है। पुल मतलब क्या करना? खींचना। मतलब ऊपर लीफ में ट्रांसपायरेशन चल रहा है और ट्रांसपायरेशन के थ्रू पानी ऊपर लॉस हो रहा है। जब पानी लॉस होगा तो पानी को नीचे से क्या किया जाएगा? खींचा जाएगा, और इस खींचने का प्रोसेस का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। मींस ट्रांसपायरेशन पुल के थ्रू वाटर जो होगा वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या किया जाएगा? पहुंचाया जाएगा। अब कहता है कि सर ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस व्हिच आर ऑपरेटेड एट द सरफेस ऑफ लीफ in which the loss of water in the form of water vapor। ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस होता है जो लीफ के सरफेस पे, आउटर सरफेस पे ऑपरेट होता है, जहां पे वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है? लॉस होता है। यही ट्रांसपायरेशन के वजह से वाटर का फ्लो फ्रॉम कहां से? फ्रॉम रूट्स टू क्या होता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या हो जाता है? चला जाता है। अब कहता है कि वाटर का तो ये हुआ, ठीक है, वाटर का काम पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस में यूज होता है, ऑक्सीजन बनाने में। इसके अलावा ऑक्सीजन का क्या यूज है? तो ऑक्सीजन का यूज आपको पता है कि सर्वाइवल के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज द पॉइंट वी कैन डिस्कस व्हाट अबाउट द यूजेज ऑफ वाटर एंड हाउ कैन वाटर विल बी गोज फॉर द फोटोसिंथेसिस। पानी कैसे फोटोसिंथेसिस के लिए जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला टॉपिक हमारे होने जा रहा है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आखिर में फोटोसिंथेसिस ऑपरेट कहां पे होता है? ऐसा कौन सा जगह होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ऑपरेट होता है। ठीक है, तो वो जगह जो होने जा रहा है जहां पे फोटोसिंथेसिस ऑपरेट होता है वो आपका जगह होने जा रहा है कौन सा? ग्रीन लिप्स। जो हरे रंग के लिप्स होते हैं ना, वहां पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जनरली क्या होता है? ऑपरेट होता है। मींस ग्रीन लिप्स में या फिर जो ग्रीन ब्रांचेज है, मतलब जो नए नए भी ब्रांचेज डेवलप हो रहा है, वहां पे भी क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वहां पे भी जनरली क्या होता है? आपका ऑपरेट होता है क्या? फोटोसिंथेसिस। अब कहता है ग्रीन लीफ के कौन से पार्ट्स में होता है? ये भी जानना जरूरी है। तो ग्रीन लीव्स के पास एक स्पेशल सेल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द मेसोफिल सेल्स। ठीक है ना, ग्रीन लीव्स के पास, पहले ये जान लो कि ग्रीन लीव्स के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू भी पाए जाते हैं जिसका नाम क्या होता है? कोलरेनकाइमा। ठीक है ना, ग्रीन लीव्स कंटेन द स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज कॉल्ड कोलरेनकाइमा। कोलरेनकाइमा, कोलरेनकाइमा नहीं, कोलरेनकाइमा। ठीक है, इस कोलरेनकाइमा में स्पेशल टाइप टिश्यू के अंदर क्या होंगे? अब सेल होंगे। देखो कितना मैं अच्छे से बता रहा हूं। पहले पार्ट जान लो किस में होता है? लीफ में होता है। लीफ के कौन से टिश्यू में होता है? कोलरेनकाइमा में होता है। कोलरेनकाइमा के किस सेल में होता है? तो कोलरेनकाइमा के मेसोफिल एक सेल होते हैं, मैंने यहां लिखा भी है। उस मेसोफिल सेल में क्या होता है? ऑपरेट होता है। अब मेसोफिल सेल्स के कौन से पार्ट में होता है? तो मेसोफिल सेल्स के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेला होते हैं, और वो कौन सा सेल ऑर्गेनेला होता है?
दैट इज कॉल्ड प्लास्टिड, ठीक है। अब मेसोफिल के प्लास्टिड में क्या होता है, मैं चला देखो और कितना मैं डीप चले जा रहा हूं, ठीक है। पहले मैंने बताया कि लीफ पार्ट में होता है। अब लीफ के पार्ट मतलब लीफ तो एक पूरा पार्ट हो गया, पूरा एक ऑर्गन हो गया। ऑर्गन के बाद से मैं आया किसके पास, टिश्यू। कौन सी टिश्यू में होता है, कोलेनकाइमा। टिश्यू के बाद से किस सेल में मैं उससे छोटा और जान उसके और डीप में जाओ, और डीप में जाओगे तो क्या होगा, कौन से सेल में होता है, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल से छोटा क्या होगा, उसके अंदर का ऑर्गेनेला, कौन सा ऑर्गेनेला में होता है, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड अलग अलग तरह के, 3 तरह के हैं प्लास्टिड। जिसने 9th में सेल पढ़ा है उसको याद होगा कि प्लास्टिड 3 तरह के हैं। कौन कौन से भाई, तो आप याद करो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ऑल्सो द ल्यूकोप्लास्ट। तो आप कहते हैं कि हम कैसे जानेंगे सर कौन से प्लास्टिड में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है ना। इसका मतलब कि जनरली जो आपका फोटोसिंथेसिस ऑपरेट होता है वो क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, ऑपरेट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है, प्लास्टिड का। प्लास्टिड किसका पार्ट है, मेसोफिल सेल का। मेसोफिल सेल किसका पार्ट है, कोलेनकाइमा का। और कोलेनकाइमा किसका पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन लीफ। मींस प्रॉपर साइट क्या है फोटोसिंथेसिस का, क्लोरोप्लास्ट। सो वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड द किचन ऑफ द क्या, दिस इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। इसीलिए सेल का किचन कहा जाता है किसका, या फिर आपका प्लांट सेल का किचन कहा जाता है किसको, क्लोरोप्लास्ट का। क्लियर हो गया, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये लगभग लेक्चर आपका 1 घंटे का, मतलब आपको मैं एक पूरा फिल्म दिखा रहा हूं फोटोसिंथेसिस का, आप बोर मत होइएगा, बस इतना याद रखने, ठीक है। अगर मन करता है एक बार में पूरी फिल्म देखने का, पूरी फिल्म देख जाओ, ठीक है ना। अगर मन नहीं करता है कि आज सर का फिल्म एक बार में नहीं देखेंगे, तो आप ऐसा करो कि थोड़े आधे घंटे बस 20 मिनट का देख लो, फिर उसके बाद से थोड़ा घूम फिर करके आओ, फिर 20 मिनट देखो, फिर 20 मिनट देखो, ऐसे करके भी देखो कि ऐसा थोड़े ये क्लास चल रहा है कि 1 घंटे का आपको है, थोड़ा सा सो लिया फिर उठा, सर का फिल्म है थोड़ा सा देख लेते हैं, और सर का फिल्म फिर से देखा, फिर उसके बाद से देखेंगे, फिर देखेंगे, ऐसे करके 1 घंटा हमें देखना है, क्योंकि ये फिल्म आपका 1 घंटे के लगभग होने जा रहा है, ठीक है। मैं आपको फोटोसिंथेसिस 10 मिनट में पढ़ा सकता था, ठीक है ना। देखो आपके बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो कि 5 मिनट में पूरे आपको पढ़ा देता है, 10 मिनट में आपको पूरा पढ़ा देता है। मैं सोचता हूं यार 10 मिनट में वो कैसे पढ़ा देता होगा। आपको सोचो कि मैंने आपको 1 घंटा पढ़ाया, तो मैंने आपको पूरा कंटेंट दिया, कोई 10 मिनट में आपको कैसे पूरा कंटेंट दे सकता है, ये सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज अपने खुद से सोचना पड़ता है। आप खुद से सोचना कि जो भी कंटेंट आपको लॉन्ग टाइम के लिए दिए जाते हैं उसमें आपको प्रॉपर कंटेंट दिया जाता है, पूरा कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं छुपाना है, वो आपका पूरा कंटेंट है। अब अगर कोई फोटोसिंथेसिस में आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा, मैं तो यही सोच में पड़ा हूं कि अगर तुमसे कोई फोटोसिंथेसिस पूछता है, अगर तुमने ठीक से मेरा लेक्चर देख लिया तो तुमसे क्या पूछेगा। तुमको तो 11th में भी जाओगे ना, नीट में भी जाओगे ना, तो तुमको आधा से अधिक तुमको ये याद रहेगा जितना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। अब तुम सोचोगे कि सर तो हमको कार्बन साइकिल पढ़ा देते, ठीक है, कार्बन साइकिल बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए जो C3 साइकिल, C4 साइकिल ऑपरेट होता है, केल्विन साइकिल ऑपरेट होता है। तो ये क्लास 10th में बाबू इतना नहीं पढ़ना है, उतना डीप तक जाके क्या करोगे, ठीक है। और ऊपर से उतना डीप तक अगर जाओगे तो फिर तुम्हारा सिलेबस जो होगा वो बहुत पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको केल्विन साइकिल पढ़ना है तो इसके बाद से जस्ट अब तो क्लास 11 का भी आपका वीडियो एक लगभग 5-6 दिन बाद क्लास 11 का भी केमिस्ट्री और बायो का वीडियो आने लगेगा। तो आपको अगर केल्विन साइकिल पढ़ना है तो मैं आपको फोटोसिंथेसिस जब वहां पे पढ़ाऊंगा तो एक बार जाकर के अपना केल्विन साइकिल को भी क्या कर लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं जो फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको फोटोसिंथेसिस के क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो कहता है जो आपके फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, टोटल 5 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर्स होने जा रहा है लाइट इंटेंसिटी, दूसरा फैक्टर्स होने जा रहा है अवेलेबल ऑफ वाटर, तीसरा फैक्टर होने जा रहा है अवेलेबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा फैक्टर होने जा रहा है टेम्परेचर, और फिफ्थ फैक्टर होने जा रहा है पॉल्यूशन। मतलब टोटल 5 फैक्टर्स है जो आपके फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। मतलब लाइट इंटेंसिटी भी चाहिए फोटोसिंथेसिस को के लिए, दूसरा वाटर भी चाहिए फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। अब तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, टेम्परेचर भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, पॉल्यूशन। मतलब ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कम और ज्यादा होने से क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। चलिए पहला हम लोग देखते हैं कि लाइट इंटेंसिटी कैसे आपको फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। ये तो आपको इतना मैंने पढ़ा दिया है कि आपको याद रहेगा। आपको पता है कि 390 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का ही अगर लाइट मिलेगा तो ही फोटोसिंथेसिस जनरली क्या हो सकता है, ऑपरेट हो सकता है। मतलब 390 मतलब मान करके चलो 400, मतलब 400 नैनोमीटर से आपको 700 नैनोमीटर का अगर वेवलेंथ का लाइट मिलता है,
ठीक है ना, जिसकी लाइट की इंटेंसिटी अगर 390 नैनोमीटर मींस 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक रहेगी, तो वहां पर आपका सबसे अच्छा क्या होता है, सबसे अच्छा वहां पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। दूसरा, अब क्वालिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो क्वालिटी में जनरली आपको अगर लाइट में ब्लू और आपके अगर लाइट में ब्लू और रेड है, ठीक है ना, अगर लाइट में आप ब्लू और रेड लाइट अगर तुम पास कराते हो, मतलब अगर तुम प्लांट को ब्लू और रेड लाइट देते हो, तो जनरली वहां फोटोसिंथेसिस क्या होगा, काफी अच्छा होगा। मतलब ये क्वालिटी है कि अगर लाइट का तुम ब्लू और रेड तरह का लाइट अगर तुम प्लांट को देते हो, तो फोटोसिंथेसिस वहां पे क्या होता है, ज्यादा होता है। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। इंटेंसिटी मैंने बता दिया कितना, 400 टू 700 नैनोमीटर तक का लाइट में फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है। अगर इससे ज्यादा लोगे तो भी अच्छा नहीं होगा, इससे कम लोगे तो भी अच्छा नहीं होगा फोटोसिंथेसिस, मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। अगला, अगर क्वालिटी में फिर अगर बात करते हो, तो क्वालिटी में अगर ग्रीन कलर का अगर लाइट तुम दोगे प्लांट को, तो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं होगा, तुरंत रिफ्लेक्ट कर देगा। इसलिए कौन से लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ये भी कितनी बार एग्जाम पूछा जाता है, तो ग्रीन लाइट में कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। क्वांटिटी पे आते हैं, ठीक है। क्वांटिटी में क्या है, तो क्वांटिटी की बात आ जाएगी टेम्परेचर पे, तो क्यों ना हम टेम्परेचर ही बात कर लेंगे, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अवेलेबल ऑफ वाटर, जनरली वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो अगर वाटर जनरली ऐसा है, जनरली अगर वाटर ज्यादा होगा तो वहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होता है, ज्यादा होता है, जनरली होता है। अगर वाटर लॉगिंग अगर हो जाए, पानी ज्यादा पेड़ के पास लग जाए, तो फिर क्या होता है, वहां पे दूसरा प्रोसेस हो जाता है, जो उसके रूट्स पोर्स होते हैं वो पूरा भर जाते हैं और प्लांट क्या हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है ना। तो वो अलग तरह का है, लेकिन जनरली क्या है कि अगर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट जनरली क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अगला आते हैं तीसरा, अवेलेबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जनरली क्या है कि जनरली यही कि अगर CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा तो क्या है, फोटोसिंथेसिस जनरली क्या होगा, ज्यादा होगा। CO2 का अमाउंट घटेगा, फोटोसिंथेसिस का रेट घटेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अगर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। CO2 बढ़ा, फोटोसिंथेसिस बढ़ा, CO2 घटा, फोटोसिंथेसिस घटा, ये जनरली है। बट एक लिमिट है, एक मतलब एक लेवल तक। लेकिन अगर ज्यादा, अगर एक ही बार में मैक्सिमम अगर CO2 का अमाउंट क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, और इस कंडीशन में प्लांट क्या कर जाता है, डेड कर जाता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, और फिर प्लांट क्या कर जाता है, मर जाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है वहां पर। इसलिए एक लिमिटेड अमाउंट तक CO2 भी चाहिए, ऐसा नहीं कि काफी हाई अमाउंट में CO2 यूज करोगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। लेकिन जनरली ऐसा है कि फोटोसिंथेसिस अगर CO2 बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये भी मैं बोल रहा हूं कि नॉट बी मच मोर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में नहीं। टेम्परेचर का क्या है कि एक ऑप्टिमम रेंज है, ऑप्टिमम मतलब लास्ट लिमिट, ठीक है। उस रेंज पर सबसे अच्छा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जिसका रेंज कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। द ऑप्टिमम रेंज इज दैट एट विच द मैक्सिमम वर्क विल बी टेक्स प्लेस। जैसे तुम्हारा बोले कि तुम्हारा ऑप्टिमम क्या है, मतलब लास्ट लिमिट नहीं होता है कि बोलते हैं ना कि अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, अब नहीं बर्दाश्त होगा, या तो मतलब मार के सर फोड़ देंगे, और नहीं तो जो होगा वो सो देखा जाएगा, नहीं बोलते हैं हम लोग। वैसे ऑप्टिमम मतलब लास्ट लिमिट, ठीक है। तो कहता है कि लोअर में कितना, अधिक से अधिक कितना तक, तो 20 डिग्री सेल्सियस, और ज्यादा से ज्यादा कितना तक, तो मैक्सिमम कितना तक, 35 डिग्री सेल्सियस तक। ये आपका ऑप्टिमम रेंज है, मतलब 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वहां तक ज्यादा होता है, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादातर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन 35 से जब ऊपर जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और 20 से भी जब नीचे जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब जनरली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, बट अप टू ऑप्टिमम रेंज 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। पॉल्यूशन का क्या है भाई, आपको पता है कि पॉल्यूशन जब इंक्रीज करेगा, स्टोमाटा ब्लॉक कर जाएगा, क्लोज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। तो फिल्म का पूरी क्लाइमेक्स अब खत्म। एक छोटी सी टॉपिक है इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो थोड़ा सा वोकल सुन लीजिए, और बात को सुन करके आप खुद से भी क्या कर सकते हो, मेंशन कर लेना, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर इंपॉर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इट हेल्प फॉर द मेकिंग ऑफ फूड फॉर द प्लांट, ठीक है। ये प्लांट के फूड प्रिपेयर करने में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है। दूसरा, द सेकंड वन इंपॉर्टेंट इज दैट फोटोसिंथेसिस आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द बैलेंसिंग ऑफ गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है।
फोटोसिंथेसिस का दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है कि एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे गैस का बैलेंस है, मतलब CO2 और O2 का जो बैलेंसिंग है, वो वहां पे क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका एटमॉस्फेयर में CO2 O2 लेवल बैलेंस नहीं होगा, तब तक क्या होगा, तब तक एक चीज ये होगा कि आपका एटमॉस्फेयर में CO2 लेवल ज्यादा होते जाएगा, और जब CO2 लेवल ज्यादा होते जाएगा तो आपको पता ही है ना क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करेगा, और ड्यू टू द इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो अर्थ का क्लाइमेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये सभी चीजें फोटोसिंथेसिस से ही रिलेटेड है, इसलिए आपको बोला जाता है कि भाई मेक द अर्थ ग्रीन, पौधे क्या करो, अर्थ को ग्रीन बनाओ, इसके लिए क्या करो, मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ क्या करो, प्लांटेशन करना चाहिए। इस लॉकडाउन में तो और करनी चाहिए, घर पे हैं बिल्कुल करनी चाहिए। मैंने तो अपने घर के आसपास काफी अच्छे अच्छे फसल लगाए हैं, ठीक है, जिसमें मैं घर के पीछे सब्जी वगैरह का भी अच्छा यूज किया। ठीक है, आप भी करें, आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये आपका सेकंड यूज है। तो पहला यूज है कि प्लांट को फूड देने का काम करता है, दूसरा आपका ऑक्सीजन एंड CO2 लेवल बैलेंस करने का काम करता है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है इट मेंटेन द टेम्परेचर ऑन अर्थ, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो दिस इज द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो आई होप आपको ये फिल्म काफी अच्छी लगी होगी, एंड द नेम ऑफ फिल्म इज फोटोसिंथेसिस बाय सुमेश सर, एंड द चैनल दैट इज कॉल्ड संकल्प एकेडमी प्लस। आप सभी व्यूअर्स का लॉट्स ऑफ थैंक्स जिन्होंने इस फिल्म को देखा, और आप सभी को थैंक्स क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े रह रहे हैं। अभी हम लोग 432 सब्सक्राइबर के साथ लीड कर रहे हैं, और ये आपका सपोर्ट है। मैंने अपना मेहनत करना शुरू किया इस चैनल पे, हम धीरे धीरे ग्रो करते गए, और अभी आगे बहुत दूर का सफर बाकी है। बस आपका सपोर्ट ऐसे ही लगे रहे। आपको चैनल पे हर समय अच्छे कंटेंट में लेकर के आपके साथ जुड़ते रहूंगा। अगले लेक्चर में हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ। तब तक के लिए ये फिल्म देखिए, नेक्स्ट फिल्म के लिए आप इंतजार कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।